राधे राधे मित्रों। आजकल मेरे अनुभव में एक और बात आई है। एक और अद्भुत विचार मेरे मन में आया है। और वो विचार ये है कि जब से हमने अपने घरों से गौ माता को बाहर निकाला है, अपने घरों के अंदर से के द्वार जो हैं गौ माता के लिए बंद किए हैं, तब से हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। अब हमारे स्वभाव व्यवहार में वो मित्रता का अभाव, वो अपनत्व का अभाव, वो समर्पण का अभाव, वो अपनी जिम्मेदारी का अभाव अब हमारे जीवन में नहीं रहा। अब हम दूसरों के प्रति कम आकर्षित होते हैं। हम दूसरों के प्रति सम्मानपूर्वक अपना जो श्रद्धा सुमन है वो तो अर्पित ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें से ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप का भी वो आदर मान नहीं करते, या फिर हम अपने स्वार्थ ज़िंदगी में ही इन्वॉल्व होकर रह गए हैं, और यही हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। गाय के सानिध्य में रहने से हमारे विचार शुद्ध रहते थे, हमारी भावना शुद्ध रहती थी, हमें कर्तव्य बोध का एक भाव आता था। इसलिए हम दूसरों के प्रति या फिर अपने पारिवारिक जो सदस्य थे उनके प्रति मित्रभाव रखते थे, स्वागत सत्कार का भाव रखते थे, अपनत्व का भाव रखते थे, समर्पण का भाव रखते थे। लेकिन जब से हमने गाय को अपने जीवन से अलग किया है, तब से हम स्वार्थी होते चले गए हैं। एक बात का मैंने और भी गौर किया है, और वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चिंतन करेंगे, उस पर कुछ पल विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बात से आप भी सहमत हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आज ज़्यादातर लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति निर्मित होती चली जा रही है, इसका समाधान के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने नाती पोते का मुँह नहीं देखते, क्योंकि उनकी उम्र ही इतनी नहीं बचती है। 60-65 साल के आसपास तो हमें से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छोड़ के संसार से विदा ले जाते हैं, और 60-70 साल से पहले तो अब दादा दादी बनना बहुत मुश्किल हो गया है। नाना नानी का सुख भोगना, अपने नाते पोतियों को गोदी में खिलाना हमारे लिए एक स्वप्न बनता चला गया है। मैं नाती पोती की बात तो बाद में करूं, हमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं जो अपने बच्चों को कुंवारा छोड़ के चले जाते हैं। मृत्यु का कारण कुछ भी रहता है। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ों में भी देखते हैं, और ये हमें बार बार आंकड़े दे के बताया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि हम आधुनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया से ज़्यादा दीर्घजीवी होते जा रहे हैं, ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। यथार्थ में ऐसा नहीं है। यथार्थ में ये है कि हम तेजी से कम उम्र में जवान हो रहे हैं। हमारे बच्चे कम उम्र में अब जवान होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो लड़कियां हैं वो 8-9 साल से पहले रजस्वला होने लगी हैं। कुछ लड़कियां तो 5-6 साल के आसपास ही रजस्वला हो जाती हैं, उनको मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। मासिक धर्म के बाद उनके विचार में, उनके जो भाव हैं उनमें परिवर्तन आने लगता है। और इसे लड़कियों की बात नहीं, हमारे लड़के भी कम उम्र में जवान होने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चे भी 12-13 साल के बाद पूर्णतः विकसित वयस्क पुरुष का रूप ले लेते हैं। 15 साल की उम्र तक तो वो अपने आप कई तरह के निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो हम ज़्यादा दीर्घजीवी नहीं हो रहे, हम उम्र से पहले जवान होने लगे हैं। हम उम्र से पहले अपने इच्छाओं के अनुसार डिसीजन लेने लगे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम उम्र से पहले बूढ़े भी होने लगे हैं। और बूढ़े होने का मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, हमारे दांत झड़ने लग जाएं। कम उम्र में वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने का अर्थ है कि जो वृद्धावस्था में व्याधियां होती थीं, जो कष्ट होते थे या जो रोग होते थे, वो अब कम उम्र में होने लगे हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को, हृदय संबंधी रोगों को 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए निर्धारित किया गया था कि ऐसे रोग तो 60-65 साल की उम्र के बाद होते हैं। लेकिन अब तो दोनों ही चीज़ें हम कम उम्र में देख रहे हैं। डायबिटीज़ तो छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगी है। छोटे छोटे बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं उनको डायबिटीज़ की शिकायत हो गई है। हृदय संबंधी रोग भी अब छोटी उम्र में होने लगे हैं। 35 साल के बाद उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अचानक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। अचानक उनको ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक सामान्य बीमारी नहीं थी। ये कभी लाखों पे एक आदमी को ब्रेन स्ट्रोक होता था, अपंगता का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति अपंगता का शिकार हो रहा है, उसको ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, उसको पैरालिसिस हो रहा है। और हृदय संबंधी रोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डेटा तो ये बताना चाहिए कि आज हमारी आबादी का 3 तिहाई जो हिस्सा है
75% हिस्सा है उसमें कम या अधिक हृदय संबंधी रोगों के लक्षण विकसित हो चुके हैं। डायबिटीज की जो परसेंटेज है वो भी 28% बढ़ गई है। वयस्क आबादी में 28% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। फिर दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर बढ़ रहा है, गठिया बढ़ रहा है, मोतियाबिंद की संख्या बढ़ रही है, हर तरह की व्याधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं कि उम्र की जो व्याधियां थी, बुढ़ापे के जो कष्ट थे, अब हमें कम उम्र में झेलने पड़ रहे हैं। और क्योंकि साधन हैं, हमारे पास कुछ ऐसी प्रक्रियाँ विकसित कर ली हैं कि हम मुर्दे को भी मरने नहीं देते हैं, और इसी को कहते हैं दीर्घजीवी हो गए। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देखेंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो मृत्यु शैय्या पर अर्ध मृत्यु की अवस्था में या तो हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं या घरों में बेड आईसीयू बना के बैठे हैं। तो ये एक समस्या है। मेरी मूल समस्या ये थी कि हम आधुनिक स्वास्थ्य को का अवलोकन करते हुए हम अर्ध स्वस्थ हो गए, और इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग अब नाती पोती का ना तो सुख भोग पाते हैं, ना उन्हें खिला पाते हैं। ये हमारे सामने समस्या खड़ी हो रही है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो उम्र में तब संसार छोड़ जाते हैं जब तक उनके बच्चे कुंवारे रहते हैं। 1-2 बच्चे उनमें से कुंवारापन रह जाए, उनकी भी शादी ना हो, तो कितनी पीड़ादायक बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये एक और है, आज हम मकान तो बनाते हैं, मकान बनाने का अर्थ है कि भौतिक सुख सुविधा को पा लेना। मकान बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें भी हम इकट्ठी कर लेंगे, कार ले लेंगे, एसी ले लेंगे, टेलीविज़न ले लेंगे, बड़ा एलईडी ले लेंगे, हर तरह की सुविधाएं हम जुटा लेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मकान बना लेते हैं तो उस मकान में हम कितने समय रहेंगे? क्योंकि एक समस्या ये भी बहुत तेज़ी से आ रही है कि आज हम मकान तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अपने मकान में 1 या 2 दिन का सुख भी नहीं भोग पाते। 15% लोग तो ऐसे हैं जो अपने मकान को बनते बनते ही सेल कर देते हैं। फिर 15-20% ऐसे लोग हैं जो अपने मकान को खरीदने बनाने के 15 साल के बाद बेच देते हैं। फिर दूसरे लोग हैं, जबकि पहले हम मकान बनाते थे, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी ने जो मकान बनाए उसमें 3 और 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। 3 और 4 पीढ़ियों तक सुख हम भेजते थे। बड़े बड़े संयुक्त परिवार रहते थे, सब खुशहाल से रहते थे, शांति से रहते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे। लेकिन आज हमारे पास मकान तो है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं। या तो बुढ़ा बुढ़िया के रूप में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे तो हमारे साथ रहने वाले नहीं। हम भी अपने माँ बाप को गांव में या अपने टाउन किसी कस्बे में छोड़ के शहरों में आए। अब हमारे बच्चे हमें छोड़कर बड़े शहरों में जा रहे हैं या विदेशों में जा रहे हैं, और ऐसे जा रहे हैं कि दोबारा से आने वाले नहीं हैं। फिर उनके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आ रहा है। अब वो अपने माँ बाप की चिंता नहीं करते, वो अपने संतान की चिंता करते हैं। संतान होगी तो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें विवाह की अब उतनी तीव्रता नहीं रही, क्योंकि विवाह जैसा सुख तो वो अविवाहित रह के भी भोग लेते हैं। तब विवाह की इतनी तीव्र इच्छा नहीं रहती है। 30-32 तक 35 तक कुंवारे रहते हैं। तो ये समस्या बहुत तेजी से हो रही है कि मकान तो हम बना लेते हैं, लेकिन मकान में रहने वाला कौन है? जब तक हम 2 के रूप में हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, तो मकान हमारे लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। लेकिन 60-65 साल के बाद तो निश्चित है कि हमें से एक विदा लेने वाला है, मरने वाला है। तब एक कैसे रहेगा? फिर वो मकान बेचेगा, या तो बेटा बेचेगा या बेटी बेचेगी। फिर या तो उनके आश्रित रहना पड़ेगा, जब हम ओल्ड एज होम में, वृद्ध आश्रम में जीवन काटने पर बेबस होंगे। तो ये समस्या भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ये समस्या क्यों हुई? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे जो कंक्लूजन है, मेरा निष्कर्ष है कि हमने अपनी भौतिक उपलब्धि के लिए अपने संस्कारों को तिलांजलि देनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो अपने गौ माता को घर से बाहर निकाला। गौ माता को अपने घर से बाहर निकालना, उसे संबंध विच्छेद करने का अर्थ है कि हम अपने माँ बाप की तैयारी कर रहे हैं। अब हम माँ बाप को भी अपने घर से अलग करने वाले हैं। अब हम माँ बाप की अवज्ञा करने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए हमारे सामने भी ये समस्या आने वाली है। जैसे हमने अपने माँ बाप को अकेला त्याज्य कर दिया, वैसे हम अपने बच्चों के सामने विवश होने वाले हैं। इसलिए पूरे देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप क्या हैं ये मैटर नहीं है, जब तक हैं तब तक बेटर है। आप जज हैं, आप बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, आप बड़े उद्योगपति हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन जब तक
आप स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, तब तक आपकी पहचान है। उसके बाद आप बेबस हैं, आप कुछ भी हैं। हो सकता है कि आपकी बाकी की ज़िंदगी किसी वृद्धाश्रम में कटे, किसी आश्रम में कटे, या फिर एकांत डिप्रेशन जैसी स्थिति में घर में अपने को बंद करके कटे। बच्चों के सामने आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे, बच्चे आपकी बात ना माने, ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं और ये समाज का एक गलत संकेत है। तो यदि हमें अपने समाज को इस विरक्ति की तरफ जाने से रोकना है, कई तरह की विकृतियाँ हो रही है, इन पर फिर कभी चर्चा करूँगा। लेकिन जिस तेजी से हमारे समाज में विघटन की स्थिति बन रही है, हम अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं, हम बहुत सारे प्राकृतिक जो सुख थे, आनंद थे, उससे वंचित होते जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हमने अपने जीवन से गौ माता को अलग कर दिया। यदि हम गौ माता को आज भी स्वीकार कर लें, स्वीकार करना मुश्किल है कि बड़े शहरों में गाय हम नहीं रख सकते, हम नहीं पाल सकते, कि हमें स्वयं ही कितनी ऊंची मंजिल पर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कम से कम गाय के पंचगव्यों का तो प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने आहार में गाय के घी का, गाय की दही का, गाय की छाछ का, गाय के घी का प्रयोग तो कर सकते हैं। ये भी हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को बदलने में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे सोचने बचाने की प्रवृत्ति को बदल देते हैं। हमें स्वस्थ तो, निरोगी तो रखने में मदद करते ही करते हैं, हमारे विचारों में भी सकारात्मक भाव ला देते हैं। फिर हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसा ऑरा एरिया निर्मित हो जाता है कि फिर हमसे कोई अलग होना नहीं चाहता। फिर हमारे बच्चे भी हमारे संस्कारी बन जाते हैं। और बच्चों को यदि संस्कारी रखना है, बच्चों को सही मार्ग पर अग्रसर करना है, तो उनको तो बचपन से गाय के पंचगव्यों का सेवन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रचलन था, बच्चों को आहार के रूप में दूध दिया जाता था, मक्खन दिलाई, मक्खन तो देना संभव नहीं, अब तो मक्खन अमूल का चलता है, अब तो थैली वाले दूध का चलता है। मलाई हम निकाल लेते हैं, उसी से चलता है, चाहे मलाई किससे भी निकाली जाए। पाउडर का दूध हो सकता है, चाहे किसी कृत्रिम तरीके से बनाया दूध हो सकता है। नए नए नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। लेकिन यदि आज भी आपको कोशिश करके देखो कि यदि आपको देसी गाय का ताज़ा मक्खन नियमित रूप से अपने बच्चे के लिए मिल जाए और बच्चे को 3 साल आप वो मक्खन सेवन करा कर देखिए, उसके व्यवहार में, बर्ताव में, उसके स्वास्थ्य में आप देखिए कितना परिवर्तन होता है। सबसे पहली चीज़ तो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसकी आंखों पर ऐनक की समस्या नहीं होगी, उसको कई तरह की व्याधियाँ नहीं लगेंगी, वो स्वस्थ रहेगा, सक्रिय रहेगा, पढ़ने में तीव्र मेधा उसकी बढ़ जाएगी, बहुत सारे रोगों से बचा रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है वो आप अपने माँ बाप के प्रति समर्पण का भाव रखेगा। वो उच्च शिक्षा लेकर उच्च पदवी पाने के बावजूद ही माँ बाप से बिछड़ने का, माँ बाप से की अवज्ञा करने की सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें गुण हैं। क्योंकि हमारे गाय माता के अंदर ऐसे रसायन विद्यमान हैं जो मस्तिष्क के उन केंद्रों को प्रभावित करते हैं जो हमें आज्ञाकारी बनाते हैं, हमें भावुक बनाते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं, हमें रिश्ते सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गाय माता की बहुत सारी अनुभूति है। एक अनुभूति मैंने आपके साथ में रखी, जो मेरे निजी अनुभव हैं, ये मेरी निजी अनुभूति हैं। और यदि आप इस पर चिंतन मनन करोगे तो आप भी इस बात को स्वीकार करोगे कि जब से हमने गाय को घर से बाहर निकाला, पंचगव्यों का सेवन त्यागा, तब से हमारे व्यवहार और बर्ताव में तो बदलाव आया, हमारे सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर हम तैयारी कर रहे हैं उस जीवन की, या हम परिवार से अलग अपरिचित लोगों के साथ में किसी वृद्धाश्रम में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए देखेंगे। तो ये